नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह हमारी जो प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, यही हमारी उद्देशिका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो यह उद्देशिका है 1973 के पहले इसको संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम किलर राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अंग माना। और संविधान में कहीं भी समस्या आती है तो हम प्रस्तावना का यानी उद्देशिका का सहारा लेते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की। यह उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने इसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947। आपके दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। और इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उसका आंसर होता है 22 जनवरी 1947। फिर हम बात करते हैं कि जो ये आपका प्रस्तावना है, इसको क्या कहते हैं? तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसको हम संविधान की कुंजी कहते हैं, संविधान का सार कहते हैं और संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान की कुंजी इसलिए कहा जाता है कि यदि आपको कहीं समस्या होती है संविधान में तो आप प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। सार इसलिए कहा जाता है कि सारे जो उसके मूल तत्व हैं संविधान के, यह आपके प्रस्तावना में इंक्लूड है, दिया गया है। संविधान की आत्मा भी इसको कहा जाता है कि यदि आपकी प्रस्तावना न रहे तो आपका संविधान का कोई औचित्य नहीं है। और संविधान की आत्मा कहने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी कहा है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी आपसे जब प्रश्न ये पूछा जाए परीक्षा में कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना, उद्देशिका। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और फिर देखिए कि यह जो प्रस्तावना है किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों, जो प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन जो इसकी भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपसे यह पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जबकि यह पूछा जाए कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, इसको हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं या इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है कि इसको प्रस्तुत करने वाले नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। एक नेहरू रिपोर्ट उसे कहा जाता है जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। प्रस्तावना में दोस्तों मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। फिर उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों, ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये प्रश्न आता है हमेशा आपके परीक्षा में कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए।
तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, प्रस्तावना में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें शासन का स्वरूप का वर्णन किया गया है और शासन का क्या लक्ष्य है उसका भी वर्णन किया गया है। शासन के स्वरूप की बात करें हम तो उसमें स्वरूप भी बाहरी शक्तियों का प्रवेश नहीं है, यानी किसी भी कोई भी चीज़ हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है दोस्तों कि सरकार जो हमारी है वह आंतरिक और बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकती है, कार्य कर सकती है। इसमें वह पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। इसलिए इसको भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी मतलब क्या होता है दोस्तों इसमें समाजवादी का मतलब ये हुआ कि जो हमारी शासन व्यवस्था होगी वह एक समाजवादी राज्य की स्थापना करेगी। समाजवादी का मतलब ये होता है कि जो आर्थिक स्थिति है देश में, उसमें समानता लाएगी, उसमें लाने के प्रयास करेगी, इसलिए इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे राज्य माने हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों की मान्यता है, इसलिए पंथ निरपेक्ष होता है। लोकतांत्रिक मतलब ये होता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए लोकतांत्रिक होता है। जबकि गणराज्य हम उसे कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष हो, यानी राष्ट्रपति जो होता है वह वंशानुगत न हो, क्या हो, वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो, इसलिए गणराज्य कहलाता है। फिर बात करते हैं हम शासन के लक्ष्य का। जो शासन का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों कि हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता। जैसा कि जानते हैं कि हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की और उपासना की। इस 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता प्राप्त है। यह सभी व्यक्तियों के लिए यह स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है ही है। उसके बाद समानता मतलब हमको अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। उसके बाद हमारा होता है न्याय की समानता। दोस्तों, न्याय में हमको 3 प्रकार का न्याय मिलता है। एक होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।